तो आपने इतने बड़े बड़े कमीशंस को जब टक्कर दी है, और आप कितने कम्पिटेंट लोगों के साथ जब मुकाबला कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, और वहाँ पे आप सरगेश हों, वहाँ पे आप सुस्ती का मुजाहरा करें, वहाँ पे आप नॉन सीरियस हों, तो ये जो है ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप में से कोई भी ये करेगा ना, तो उसके दो नुकसान आता है। एक नुकसान तो ये है कि वो इस जर्नी से आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, आपके सामने ही है, एक सीट पे हजारों लोग उम्मीदवार होते हैं। एक तो कंपटीशन, अगर आप स्लगिशनेस दिखाएंगे, नॉन सीरियसनेस होगे, तो एक तो आप इस गेम से आउट हो जाएंगे, पहली बात तो ये है। ठीक है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाएगी। और जब आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाती है ना इस तरह की चीज़ें बुरी, तो फिर होता क्या है कि वो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आप करेंगे ना, तो आप सफ़र करेंगे। ये आपकी ट्रेनिंग है ना, सफ़र कैसे करेंगे? आपके रिलेशनशिप्स कमज़ोर होंगे। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे काम करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें आप उस वहाँ भी होगा, आपकी फैमिली में। तो ये बुरी आदत हैं जो आपको हर जगह जो है ना सफ़र कराएंगे। तो इस वजह से कुछ भी करें आप, उसमें वक्त की पाबंदी, सीरियसनेस, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन आप डिसाइड कर लेना कि आपने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी है या नहीं करनी। अगर तो आप चाहते हैं कि मैंने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी नहीं करनी, तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी और कोई आप प्रोफेशन ऑप्ट कर लें अपनी मर्जी का, ये नहीं पसंद कोई और कर, कोई मसला नहीं। लेकिन ये ग्रे रीजन में ना रहे, ब्लैक एंड वाइट में खेलें। या करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर नहीं करनी है तो फिर ये छोड़ दें। अगर करनी है तो फिर फुल हार्टेड, होल हार्टेड जो एफर्ट जिसे कहते हैं ना, कि आपका जो बॉडी का पोर है ना, ईच पोर ऑफ योर बॉडी वो सिंक्रोनाइज हो, और वो उतना ही काम कर रहा हो जितना आपका कोई भी जिस्म का आज़ा है। ठीक है। तो जब आप एक इस तरीके से सिंक्रोनाइज और एक कंबाइन किस्म की एफर्ट से मैदान में उतरते हैं, तो तभी आप कामयाब हो जाते हैं। तो मैं अब 2 मिनट आपके लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं लेक्चर पे आता हूँ। छोटी सी बात आपके सामने मैं रखता हूँ। आप सबने वो जो शीशा है ना, आछी शीशा, या बुजुर्गों का अपनी ऐनक देखी हो तो उसका मोटा शीशा होता है। ठीक है। तो वो जो शीशा होता है ना, आपने देखा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो किसी बुजुर्ग, खास तौर पे जो है ना ज्यादा उम्र के, उनकी आंखों का, ये जवानों का भी हो सकता है लेकिन आमतौर पे बुजुर्गों में ज्यादा होता है, तो उनका शीशा बड़ा मोटा होता है। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो शीशा आप ना, आप धूप में रखें ना, तो उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप अगर उस शीशे को रखें सूरज के साथ, और उसमें से जैसे सन की लाइट पास होती है ना उस शीशे में से, तो उसमें से पास होके उसकी डिफरेंट धारियां बनती हैं। तो आप अगर उसको खास एक एंगल थोड़ा चेंज करते रहे ना, तो एक एंगल आप जरूर ढूंढ लेंगे जिसमें तमाम धारियां नीचे एक ही डॉट पे जो है ना वो गिर रही होंगी। यानी कि सूरज की रोशनी आ रही है, आगे शीशा है, आपने उसको उस एंगल में ओरिएंटेशन रखी, तो एक ही जगह पे वो मुर्तकिज हो गई। आप उसको मुर्तकिज करके रखें, और आप शायद 30-40 सेकंड का एक्सपेरिमेंट है, तो आप नीचे देखेंगे कि जो भी चीज़ थी उसकी इतनी इंटेंस किस्म की उस पर इफेक्ट होगा कि वो जलने लग जाएगी। तो हैरान कुन बात हुई, ऑर्डिनरी लाइट थी, सनलाइट थी, लेकिन उसने उस चीज़ को जला दिया। क्यों? क्या वजह बनी? किस चीज़ ने उस शीशे को इस काबिल बनाया, या उस रोशनी को इस काबिल बनाया कि वो जलने लग गई? आप मुझे बताएं, कौन सी वो बात थी जिसने उसको जलने के काबिल बना दिया? व्हाट वाज दैट? जी वेरी गुड, आपने किया हुआ है। तो उसका मुझे बताएं ना, उसके अंदर कौन सी ऐसी ट्रेड? और जी जमीर ने बताया कंसिस्टेंसी, और बताया मुझे, इससे भी बेहतर वर्ड मुझे चाहिए। अच्छा नहीं, ये है लेकिन रेलिवेंट है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं है। कन्वर्जेंस कह सकते हैं, बट फिर भी प्रिसाइज नहीं है। कोई और बताया मुझे। यस, फोकस। फोकस, आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अभी जरा देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, फोकस का भी देखिए, ये शीशा है, ये सनलाइट आ रही है, ये ऐसे इसकी लाइट्स आ रही है, इसमें से पास होके यहाँ पे ये कोई कपड़ा पड़ा है, कुछ भी पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसकी एक लाइट यहाँ पे गिर रही है, एक यहाँ पे धारी बन रही है, ये धारी,
इन धारियों को आपने क्या करा, मुर्तकिज इस तरीके से किया कि एक ही धारी आपको नजर है, यानी आपने क्या कर दिया, आपने इन तीनों को एक ही धारी बना दिया, एक ही जगह पे फिट करी है। ये तीनों फोकस हो गई, इनकी तमाम जो है ना कंसंट्रेट हो गई सिर्फ एक ही पॉइंट। और ये जो जब कंसंट्रेट हुई तो एक ऑर्डिनरी लाइट थी, आम सी लाइट थी, आम सा शीशा था, लेकिन इसको जला के रख दिया। कौन सी चीज थी? दैट इज फोकस, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट इज हमा, जिस कहते हैं ना हमतन, हमतन कोशिश। ठीक है, वो जब हुई तो उसने जला के रख दिया, एक ऑर्डिनरी चीज थी। तो सेम इज अ केस विद यू ऑल कैंडिडेट्स। आप सभी वैसे ही हैं, आपके अंदर बड़ी एनर्जीज हैं, आपके अंदर बड़ा स्टेमिना है, आपके अंदर बहुत बेपनाह की अल्लाह ने कुव्वतें रखी है। इंसान के अंदर अल्लाह ने कमाल की चीज बनाई है। देखे ना, अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब बनाया है, नाइब, नाइब जिसको खलीफा कहते हैं। अब खलीफा किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। और अल्लाह आप देखें, जिसने पूरी कायनात को बनाया और उसने इंसान को कहा कि ये मेरा खलीफा है, ये मेरा नुमाइंदा है। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो उसने उस नुमाइंदे के अंदर फिर क्वालिटीज भी कमाल की रखी है। तो आपके अंदर वही बात बता रहा था आपको, एनर्जीज है, स्टेमिना है। जस्ट अगर किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? आप सबके अंदर एनर्जीज हैं, लेकिन इस चीज की अगर कमी है तो इस चीज की कमी है। ये कौन सी चीज है? बताएं मुझे। दैट इज फोकस। फोकस की कमी है। ठीक है, तो फोकस करना बड़ा जरूरी है जिंदगी में। ठीक है। और जब आप फोकस नहीं करते, आपकी जितनी भी एनर्जीज हो, ठीक है, तो आप वो पीछे रह जाती है। और मैं आपको, आप ना खुद स्टडी कर लीजिएगा, आप गूगल करें, आप दुनिया के, जो दुनिया के जिन लोगों ने काम किया है ना, किसी भी फील्ड में काम किया है, आप लिटरेचर ले लें, आप साइंस ले लें, आप आर्ट्स ले लें, आप उर्दू ले लें, दुनिया की कोई भी फील्ड, बल्कि आप दुनिया के जो नोबल लिटरेट्स है ना, 100 लोग या 1000 लोग, आप उनका डाटा कंपाइल करें, उनको फिर स्टडी करें। आपको हैरानी होगी कि उन में से 1000 में से 99% वो लोग थे दैट वर वेरी 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 हार्ड वर्किंग पर्सन। और 1% ऐसे होंगे कि जो कि वेरी 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 इंटेलिजेंट थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सब कुछ मेहनत ही है। ठीक है, जहानत खुदा की देन है, लेकिन जो मेहनत होती है वो बहुत आगे चली जाती है। और खान साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद है, वो एक स्पीचेस में कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़े लोग देखे, बड़े टैलेंट देखा है, ठीक है, उसके साथ जुनून भी देखा है। और मैंने साथ ये देखा है कि अक्सर जुनून ने टैलेंट को हरा दिया, जुनून ने टैलेंट को हरा दिया। और जुनून किस चीज का नाम है? जुनून मेहनत का नाम है, जुनून कोशिश का नाम है, जुनून फोकस का नाम है, जुनून एक जज्बे का नाम है। ठीक है। और आपको ये लगता होगा कि जो लोग पीपीएससी क्वालिफाई करते हैं या एफपीएससी क्वालिफाई करते हैं या सीएसएस करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो कोई जहीन होते हैं? कोई नहीं जहीन होते। लेकिन उनके अंदर एक बात होती है कि वो मेहनती बड़े होते हैं, वो स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, वो डिटरमिन्ड होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, फोकस करते हैं, ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। उनके अंदर ये ट्रेड्स लाजमी होते हैं। ठीक है। तो इस सारी कहानी का, सारी जो आपको सामने ये फिलॉसफी मैंने झाड़ी है, इसका एक ही मकसद है कि आप सब भी कोशिश करें और अपने आप को मुर्तकिज कर लें, अपनी गैर जरूरी एक्टिविटीज को काम कर दें। बारहा कह रहा हूँ, हालांकि ये मेरा पार्ट नहीं है, मेरा अपने मैं टॉपिक पे आऊँ उस पर मैं बात करूँ, लेकिन ये चीज़ें भी बतानी आप सबको जरूरी है। ठीक है ना? आज भी 5 लोग एबसेंट हैं, तो ठीक है, ये फिर लेकिन एक होता है दिहाड़ी लगाना, एक होता है दिहाड़ी लगाना। अब अगर दिहाड़ी लगाने का मुझे शौक हो ना, तो मैं कहूँ मुझे तो 25 लोगों ने फीस दी है ना, तो 2 भी आए हैं, 23 नहीं आए, बाढ़ में जाए, मेरा कौन सा नुकसान है? तो मैं दिहाड़ी लगाऊंगा, मैं पढ़ूंगा बाकी जब। लेकिन मैं दिहाड़ी लगाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा, मैं इसलिए बैठा हूँ कि जो 25 लोगों ने मुझे पे किया है, वो 25 लोगों को कोई फायदा हो। वो 25 लोग अगर मुझे कहीं पे मिले तो वो मुझे
मुस्कुराते हुए मिले और वो मुझे खबर सुनाए कि हम रिकमेंड हो गए हैं, मैं उनको इस तरीके से देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, दिहाड़ी लगाने वाला मेरा अंदाज नहीं है। इसी वजह से भी ये बार वही बात करता हूँ, और मुझे तकलीफ भी होती है कि जब कम लोग ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सर मैं जो है ना ये था वो था। तो ये तो बात नहीं है। मजबूरियां हर किसी की होती हैं, ठीक है ना, मेरी भी हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी जॉब भी है, फुल टाइम जॉब है, साथ में मैं एमफिल भी कर रहा हूँ, साथ में मेरी सोशल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है, सारी बातें हैं। उसको साथ मैनेज करके क्या मैं 8:30 आप यहाँ पहुंच नहीं जाता? अभी तो छुट्टी हो जाती है, कोई एक दो दिन इस दरम्यान में मिस हो जाता है, लेकिन अभी जब से क्लास जितने दिन स्टार्ट हुए तो कितने दिन मैंने क्लास मिस की है? 2 दिन मिस हुई, वो आपको पता है किस वजह से हुई, कनेक्टिविटी के इशू से, इलेक्शन की वजह से। तो फिर तो फिर आपके एंड पे छुट्टियां हों, लेट ज्वाइन करें, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं तो शायद आपको ये 4 महीने का सेशन ये तो मुकम्मल हो जाएगा, जितना आप सीखेंगे तो वो तो आपके ऊपर है। लेकिन ये वैसे आपको जेनेरिकली बता रहा हूँ कि इस एटीट्यूड के साथ आप आगे जा नहीं सकेंगे। ठीक है, मेरा मकसद मेरा यही मेरे एंड से बताना था कि ये बड़ा जरूरी है आप सबके। हाँ जी। तो मैं देखे ना, ये चीजें खुद आपको एफर्ट करनी पड़ती है ना, पेन लेना पड़ता है ना। आप जब एक सेटल्ड जॉब में हो और आपकी एक बड़ी ग्रेसफुल जॉब हो तो फिर आप कहते हैं ठीक है, फिर तो आप चीज़ों को बड़ा कैजुअल लेते हैं। लेकिन मैं क्यों कैजुअल नहीं रहा, उसके पीछे एक रीज़न है। मैं कहता हूँ यार, इन्होंने मेरे साथ जो कमिटमेंट हुई है उसके तहत मैं उस पर काम करूँ। ठीक है, और इनका टाइम ना जाया, मैं ऐसा ना हो कि इन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं खुद इस परेशानी से गुजरा हूँ। खुद मैंने भी इसी तरह धक्के खाए हैं, जिस तरह आपको नहीं खा रहे शायद, मैंने ज़्यादा धक्के खाए हैं। और आपको कभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से धक्के खाए हैं, इंशाल्लाह कभी डिटेल से बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो उस धक्कों से ना गुजरें। ठीक है, उसको मैं बचाना चाहता हूँ आपको। आप अगर वही बात कि जब फोकस नहीं करेंगे फिर होगा क्या, जो कि अब आप देख लें, कोई लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल में जॉब ले लेते हैं, कोई 2 साल में ले लेते हैं, कोई 3 साल में, और कोई 10 साल बाद भी जॉब नहीं लेते। और वो क्या कहते हैं, पीपीएससी चोर है, एफपीएससी चोर है, एनटीएस चोर है, पाकिस्तान के सारे इदारे चोर हैं, सिर्फ मैं ही सच्चा हूं और मैं ही पाक हूं। वो फिर ये कहते हैं। तो देखिए, ये क्या करें, आप अपनी कोशिश करें, मेहनत करें, जान लगाएं, और इंशाल्लाह मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि ये जो इदारे हैं, पीपीसी, एफपीएससी, एनटीएस, जितने भी इदारे हैं, हाँ इसमें मेल प्रैक्टिसेस हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन इसमें 80-90% से ज्यादा लोग जो होते हैं ना, वो मेरिट पर होते हैं। ठीक है, 80-90% जो होते हैं वो मेरिट पर होते हैं। और अगर इनमें मेरिट ना होता ना, तो ये नाजीज जो आपके साथ बात कर रहा है, तो इसके 20 पेपर कैसे शॉर्टलिस्ट होते, इसकी 6 जगह कैसे रिकमेंडेशन होती? कभी भी ना होती। क्यों हुई? उसके पीछे क्या बात थी? फोकस, डिटर्मिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उसी उस पॉइंट पे हैं। हाँ जी, मैं यही तो बारहा कहता हूँ कि 2-3 साल अपनी जिंदगी के आप निकाल दें, कोई मसला नहीं होगा। आपको मैं कैसे बताऊं, 2-3 साल आप ये कहना चलो, मैं कहूँ अपनी जिंदगी मैंने 2-3 साल जिंदगी ज़ाया कर दी, लेट्स, उसमें मेरी, मैं सपोज करता हूँ, फैमिली लाइफ नहीं थी फॉर एग्जाम्पल, सोशल लाइफ नहीं थी, पर्सनल लाइफ नहीं थी, रिलेटिव लाइफ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यही समझ लें कि 3 साल में जेल में था, यही समझ लें 3 साल में जेल में था। लेकिन जब 3 साल से अब बाद में जब आप आते हैं, तो फिर क्या होता है, जब आप 3 साल वापस आते हैं तो फिर सारी चीजें आपके साथ हैं। ये फैमिली भी आपको ओन करेगी, क्योंकि आप कमाऊ पूत होंगे, कमाऊ बेटी होंगी। ये सोशल लाइफ भी आपको ओन करेगी। सारे बताएंगे जी हमारा ये दोस्त है और ये यहाँ होता है, ये इस महकमे में है, ये ऑफिसर है, ये है, वो है। हर किसी का होगा कि यार कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाएगा। पर्सनल लाइफ आपकी होगी, प्रोटोकॉल तो आपको मिलेगा, रिलेटिव्स भी आपको ओन करेंगे, सारे जो है ना आपको ओन करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इन 3 सालों के लिए देखिए, रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अभी आपकी एज 25 है, 26 है, 27 है, 30 है, जितनी भी है, आपने 60 साल तक सरकार के साथ रहना है।
तो आप पूरी जिंदगी के लिए डील कर रहे हैं, पूरी जिंदगी के लिए आप डील कर रहे हैं। आपने छोटी सी प्रोडक्ट लेनी हो ना, तो उसके लिए 100 जगह से पता करते हैं, यहाँ से इतने की है, वहां से इतने की है, कितनी चलेगी, कलर क्या होगा, इतनी बातें, इतनी सोच विचार। लेकिन अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी के जो मामलात हैं उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं है, उसको कैजुअल लेना है। तो ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। तो ये सारी बात करने का मकसद यही था आपको, कि आपको कहा जाए कि आप फोकस हों, डिटर्मिन्ड हों, और जो मैं आपको लेक्चर हो रहे हैं उनको भी अटेंड करें, जो नोट्स आपको शेयर होते हैं वो भी करें, और आप सीखें। ठीक है। हाँ जी, मेरी बात आप सबको क्लियर हो गई है? टॉपिक से हटकर ये काफ़ी सही बात हुई है आज। आप कहेंगे कि सर ने तो डांटना शुरू कर दिया है। डांट नहीं रहा मैं आपको, मैं आपको जस्ट ये जिंदगी के हकायक बता रहा हूँ। ठीक है, जिंदगी बड़ी जालिम है, इसमें बड़े मसाइल हैं, और ये बड़ी, ये चीज़ें मैंने देखी हैं और हमने फेस की हैं। जब आप डाउन एंड आउट होते हैं ना, जब आप कमजोर होते हैं, कोई आपका नहीं होता। ये बात अपने जहनों से निकाल दें कि आपका के लिए कोई भाई आपका खड़ा होगा, आपकी बहन आपके लिए खड़ी होगी, आपके लिए हस्बैंड आपके लिए खड़ा होगा, आपके लिए माँ खड़ी होगी, भाई खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। आप अकेले खड़े होंगे। ठीक है, आप अकेले खड़े होंगे। और अगर आप कामयाब होंगे तो ये सारे रिश्ते, आप इनके साथ जुड़े ना जुड़े, ये आपके साथ जुड़ेंगे। हाँ जी, दुनिया बहुत जालिम है। रोने वाले के साथ कोई नहीं रोएगा, हंसने वाले के साथ सारे तालियां बजाने पहुंच जाते हैं। वो जो, वो अंग्रेजी में नहीं कहते कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेल्यूर इज एन ऑर्फन। जो कामयाबी है उसके तो हजारों बाप हैं, लेकिन जो नाकामी है उसको कोई नहीं ऑन करता। इवन आपके घर वाले भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपको ये बातें मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन यही हकीकतें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी सच्ची बातें जो है ना, सच्ची बातें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे दुख होता है कि जब ये क्लास में एक तो सारे ज्वाइन ही करते हैं, फिर वो क्लास में पहले लीव कर जाते हैं। तो हाँ जी, कोई नहीं ऑन करता। ठीक है जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप भी कहेंगे कि सर ने अपने दुखड़े जो है ना वो शुरू कर दिए हैं। कोई नहीं जी, इंजॉय करें ये गपशप आपके साथ ही। ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ तो बंदा कभी कभी जो है ना वो कर लेता है। ठीक है, तो मकसद क्या है, मकसद आप समझे, बाकी वर्ड हार्श हो सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि आप जो है ना वो ट्रैक पर आ जाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप सबकी अच्छे रोजगार में हो और अच्छी जिंदगी गुजारें, बस और कुछ नहीं चाहता। हाँ जी, तालिब हुसैन दर्द का ये जो है ना गाना सुना करें फिर। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन टुकड़े हैं सबके जी, बल्कि हार्श वर्ड होने चाहिए जी। बस इसका ये है कि थोड़ा आपको ना रियलिटी चेक दिया जाए। इस सारी कहानी का मकसद ये था, आपको कोई जमीनी हकायक बताया जाए। ठीक है, आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको वो कहते हैं ना कि आप बेवकूफ़ों की जन्नत में रहे, मैं नहीं, ना मैं रहा हूँ ना मैं आपको कहूँगा। ठीक है, हकायक को मानना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, और उनके साथ फिर लड़ना चाहिए। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमने हजरत ईसा सलाम कह रहा हूँ, हजरत आदम सलाम से कहानी शुरू की, और चलते 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 चलाते चलते चलाते चलते चलाते चलते चलाते चलते चलाते हम आ गए थे 1857 में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश ने जनाब एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, और उसने ऐसा ऐसा जो था बरसगीर, उसको कंकर करना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसा कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की, पहले एक के साथ लड़े, फिर दूसरे के साथ लड़े, फिर तीसरे के साथ लड़े, सेपरेटली उनको डील किया, और आखिरकार जो है ना उसकी मालकन बन गई, किसकी, बरसिया की। और जैसे ही उसने इसको टेक ओवर किया, फिर क्या होता है कि जो सब कॉन्टिनेंट था, उसके जो मुस्लिम्स थे, उसके जो हिंदूज थे, उसके जितनी भी कम्युनिटीज थी, उन्होंने कहा कि अब जनाब एक आखिरी कोशिश करते हैं इस गोरे से जान छुड़ाने के लिए। इसके लिए वो एक कलेक्टिव जंग लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और उसको कहते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, इसको जंग आज़ादी भी कहते हैं, इसको गदर भी कहते हैं, जंग आज़ादी। ठीक है, इसको गोरे ने गदर कहा, गदर। ठीक है, गोरे ने इसको गदर कहा, और अंग्रेजी में इसको म्यूटनी भी कहते हैं, म्यूटनी। तो गोरे ने इसको म्यूटनी कहा। अब ये जो ईस्ट इंडिया ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर आप इसको, मैं इंडिया का मैप बनाऊं ना ऐसे करके, तो मैप का, तो ये नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली के साथ, दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है ना, तो यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मीरठ। मीरठ, मीरठ एक जगह है, वहां से ना कुछ फौजी थे, उन्होंने कुछ बगावत की थी, और वहां से ये इस जंग आज़ादी का आगाज हुआ, और ये फैलते फैलते फिर पूरे जनाब इसमें फैल गई, और उसका बड़ा नुकसान हुआ, और आखिरकार इसमें शिकस्त हुई। अब इसकी सवाल ये आता है कि ये क्यों, इसकी कॉजेज क्या थे, वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या। सबसे पहला कॉज तो यही था कि एक फॉरेन पावर ने जनाब इसको इन्वेड कर लिया था, इसका टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली थी, और फॉरेन पावर की ऑक्युपेशन थी, लाजिम बात है। बाहर से कोई आपके इलाके को ऑक्युपाई कर ले, उस पर कब्जा कर ले, तो नेचुरल सी बात है आप उसको रिटेलिएट करेंगे, और आप उसको अपने उस टेरिटरी के को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फॉरेन, जो फॉरेन पावर की ऑक्युपेशन थी, उसको ये रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की। उसके बाद जो आखिरी एम्परर थे, जैसा कि हमने देखा कि वो बहादुर शाह जफर टू थे, और उनको वो रंगून में लेके गए, और वहां पे उनके साथ बड़ा एक ह्यूमिलेट उनको किया। तो उनकी जो सिख थे, मुस्लिम थे, ये सारे भी थे, सारों के लिए वो उनके बादशाह तो थे ना, तो उनके लिए एक उनके नरम गोशा था। तो जो ह्यूमिलिएशन हुई, जो या जो बेइज्जती हुई हमारे अकबर साहब की, अकबर कह रहा हूँ, बहादुर शाह जफर की, वो उनके दिल में ये भी नफरत थी, और इसका भी वो बदला लेना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि इस तरह और भी मल्टीपल रीजन हैं इसमें। ठीक है, तो वो मकसद नहीं हमारा। तो मकसद ये है कि ये इस सारे मामलात की वजह से एक रिवोल्ट होता है, और वो नाकाम हो जाता है। जैसे नाकाम होता है, तो फिर क्या होता है कि जो बरतानिया है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, इसको खत्म करने का प्रोग्राम लेता है। तो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, अब इसका काम खत्म हो गया है, अब इसको इस पूरे इलाके में जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो उसको खत्म करके वो कहते हैं कि अब ये सारे का सारा जो इलाका है, इसको ब्रिटिश जो है ना खुद इसको डील करेंगे। ठीक है, उस वक्त होती है एक जो मलका होती है, उसका नाम होता है मलका विक्टोरिया। विक्टोरिया, ठीक है, मलका, मलका विक्टोरिया होती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये 1600 में बनी थी, और उस वक्त जो मलका थी वो एलिजबेथ वन थी, एलिजबेथ वन। ठीक है, तो विक्टोरिया के टाइम में क्या होता है कि इस कंपनी को जो है ना खत्म हो जाती है, और 1858 के अंदर एक एक्ट पास करती है। ठीक है, 1858 में, इसको क्या आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कहाँ पास होता है, ये बरतानिया की जो पार्लियामेंट है, उनकी जो कानून साज असेंबली है, वहां पे उनकी असेंबली इसको पास करती है, और उसके अंदर क्या कहती है, उसके अंदर ये कहती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब से खत्म हो जाएगी। और अब क्या होगा, अब इस पूरे खित्ते को खुद जो है ना वो बरतानिया खुद ब्रिटिश को डील करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, और फिर उसमें कहता है कि पहले चूंकि जब इसमें ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे रूल कर रही होती है ना, तो होता क्या है, होता ये कि जो जो इलाका, मिसाल के तौर पे एक इलाका है मैसूर, इन पे इनका रूल होता है, इन पे जब कब्जा कर लेते हैं, जब कब्जा कर लेते हैं, तो इस इलाके का वो बनाती है गवर्नर। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक इलाका है कलकत्ता, इस पे जब कब्जा कर लेती है, तो उसका भी एक गवर्नर बनाती है, गवर्नर, इसका गवर्नर, यानी काफी सारे उसके जो इलाके होते हैं या सूबे कह लें, उसके गवर्नर बनाती है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन सारों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनाती है गवर्नर जनरल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बता रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, जब इस इलाकों पे कब्जा कारी होती है, जैसे इलाका काबिज हो जाती है, उसके ऊपर वो गवर्नर लगाती है, उस गवर्नर के जरिए उसके तमाम मामलात को देखती है। यानी मैसूर का गवर्नर, कलकत्ता का गवर्नर, मेरठ का गवर्नर, उत्तर प्रदेश का गवर्नर, इस डिफरेंट जो इलाके होते हैं ना, उनके वो गवर्नर बनाती है। और इन सारे गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल बनाती है, और वो जो गवर्नर जनरल होता है, वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डील करता है। तो ये पहले तो ये इस तरह मामला चल रहे होते हैं। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है, तो इसमें आपको जैसा बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है, और ये तमाम सारे का सारा जो इलाका है, ये गोरे के अंडर चला जाता है। ठीक है, अब इसको ब्रिटिश खुद डील करेगी।
तो फिर ये क्या करता है, फिर ये कहते हैं कि जो गवर्नर जनरल है इसका ओहदा खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हो गया। वो कहता है कि गवर्नर जनरल अब इसे नहीं कहा जाएगा, अब इसका नाम वो चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं अब इसको कहा जाएगा वाइस रॉय, वाइस रॉय कहा जाएगा। अब वाइस राय होगा, और ये वाइस राय क्या होगा, इसको बरतानवी जो पार्लियामेंट है वो एक वाइस राय को मुंतखब करेगी, और वाइस राय इस पूरे जो भारत है ना, इसको वो क्या करेगा, डील करेगा। अब वो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं उनकी ये अब ये सारी जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बातें हैं, कि इसके अंदर ये सारी बातें बता दी गई कि अब वो जो है ना, अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई है ना, अब इसकी जगह बरतानिया कैसे मामलात को चलाएगा, तो उसके लिए एक ढांचा वो बनाते हैं। ठीक है, वो ढांचा मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ उसको बताने की। वो कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं यहाँ पे ये है पूरा इंडिया, यहाँ पे बैठा हुआ है बरतानिया, यहाँ पे बरतानिया की पार्लियामेंट है। वो कहता है कि यहाँ इनकी पार्लियामेंट होगी, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। अब इस पार्लियामेंट में जैसा आप जानते हैं कि बरतानिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये हो कि वहाँ पे जो इख्तियारात होते हैं ना वो पीएम के पास होते हैं। तो जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी क्या होती है नीचे, जिस तरह हमारे मुल्क में भी होती है, पीएम के साथ काम करने वाले लोग कौन होते हैं, वो उसके वजीर होते हैं ना, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं ये उसकी काबीना है, कैबिनेट कहते हैं ना। तो उसके वो वजीर होते हैं, ठीक है। उसमें वो एक वजीर का इजाफा करते हैं, ठीक है, और एक वजारत यानी कि एक महकमा कायम करते हैं, ठीक है, और उसका एक वजीर बनाते हैं। कहते हैं ये जो वजीर होगा ना, वो उस वजीर को क्या कहेंगे, उस वजीर का वो नाम रखते हैं, वो कहते हैं इसका नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, इंडियन अफेयर्स, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर कहते हैं ना कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फेडरल मिनिस्टर ऑफ दिस, मिनिस्टर ऑफ दिस। तो बरतानिया के अंदर मिनिस्टर नहीं कहा जाता, बरतानिया के अंदर उसको सेक्रेटरी के नाम से याद करते हैं। इसी तरह यूएसए में भी सेक्रेटरी यानी वजीर के नाम की जगह सेक्रेटरी का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ दिस। जिस तरह पाकिस्तान में होता है फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, फेडरल मिनिस्टर फॉर ये मिनिस्टर होते हैं। इसी तरह वहां पे जो टर्म होती है वो सेक्रेटरी है। तो एक वजीर जो उन्होंने बनाया, किस चीज के लिए बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, कि ये जो वजीर होगा, ये वजीर इंडिया जो है ना, इंडिया के तमाम मामलात को देखेगा। यानी कि कहने की बात यह कि इस बरतानिया के अंदर सबसे ऊपर वाली जो सबसे जो बड़ी से बड़ी ताकत है वो कौन सी होगी, उसका नाम है मलका। मलका के नीचे कौन होगा, मलका के नीचे होगा वजीर आजम उनका। वज़ीर आज़म के नीचे कौन होगा, वज़ीर आज़म के नीचे उनका ये मिनिस्टर होगा इंडियन अफेयर्स वाला। तो मैं इसको कहता हूँ वजीर कह देता हूँ, ठीक है। असल में ये है क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स ये होगा। अब ये जो वजीर है, वजीर ये क्या करता है, ये वाइस राय जो है ना मुंतखब करता है, वाइस राय। जो मैंने अभी बताया था कि जो पहले गवर्नर जनरल होता था ना, उसका ओहदा खत्म करके अब क्या बना दिया, वाइस राय। अब ये वाइस राय होगा, और इस वाइस राय की एक काउंसिल होगी। काउंसिल का मतलब ये है कि ये अपनी ना मर्जी के कुछ बंदे इधर इधर बरतानिया की होंगे, वो इसकी काबीना एक तरह की होगी, ये उसके मेंबर होंगे, ठीक है। और इन तमाम लोग यानी फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है और इसके 10 काउंसिल के मेंबर है, तो ये 10 और 11 लोग, ये 11 लोग मिल के इस पूरे भारत के मामलात को रन करेंगे। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आया था, ठीक हो गया बात। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, वायसराय। अब इसमें जो वजीर है इसने वायसराय का इंतखाब करना है, लेकिन जो भी कुछ होगा ना, वायसराय अपनी कौंसिल के इंतखाब करेगा या वायसराय को वजीर मुंतखब करेगा, सब कुछ ये मलका की जो है ना रजामंदी के हिसाब से होगा। और जहाँ पे कुछ भी करना है, यहाँ पे कोई भी रिफॉर्म्स लानी है, यहाँ पे कोई सूबा बनाना है, यहाँ के जो भी मामला है होंगे क्या, होंगे ये कि ये वायसराय जो है ना वो यहाँ पे आएगा, देखिएगा अच्छा क्या मसला है, ये मसला है, ठीक है, इसको अपनी काउंसिल के साथ वो डिस्कस करेगा, ठीक हो गया। काउंसिल के साथ उनसे राय लेगा, उसकी जो राय लेके फिर एक बात करेगा, फिर ये बताएगा अपने वजीर को कि यार ये जो है ना इंडिया के अंदर ये मसला है, इसको ऐसा हल करना है। फिर वजीर पीएम से बात करेगा और पीएम मलका से। तो आखिरी जो बात होती होगी वो मलका की जो है ना अथॉरिटी होगी। और अगर पीएम समझेगा कि इसके लिए कानून साजी की जरूरत है, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा शाही फरमान कि ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं, हर चीज वहां पे कानून के हिसाब से होती है। तो जो कानून बनाना है ये वजीर कहेगा पीएम को, पीएम कहेगा इसके लिए एक जनाब एक बिल लेकर आओ और उसको असेंबली में रखेगा,
और उस बिल को पास करेंगे। बिल के जब वो पास कर ली, बिल पास हो जाएगा उसकी पार्लियामेंट से, फिर मलका साइन करेगी। मलका जब साइन कर लेगी तो वो बिल मंजूर हो गया, और वो बिल फिर वाइस इस बरसगीर में अप्लाई कर देगा। तो जो मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 18 बताया 58, इसके अंदर ये सारा इंतजामी ढांचा बता दिया गया कि ऐसे ऐसे मामलात चलेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये तो उन्होंने शुरू में इंतजामी स्ट्रक्चर को संभालने के लिए बताया। फिर यहाँ पे बरसगीर की हम तारीख आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। फिर छोटे छोटे इसमें मामलात आते जाएंगे, आते जाएंगे, जैसे होंगे उसके लिए फिर डिफरेंट किस्म के एक्ट मुतारक करवाए जाएंगे, ठीक है। और होंगे, मैंने आपको बता दिया, वाइस राय, और वाइस राय के बाद वजीर, पीएम, पार्लियामेंट, मलका, इस तरीके से। ठीक हो गया। तो यहाँ तक मुझे जरा बताएं कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है कि कैसे इंतजामी ढांचा जो है ना यहाँ पे तरतीब दिया जाएगा। अभी तक आप वाइस राय, वाइस राय, वाइस राय पढ़ पढ़ के खत्म हो गए हैं, पता नहीं चला वाइस राय है क्या। तो ये है वाइस राय। आप जरा मुझे बताएंगे कि समझ में आई है वाइस राय की और ये सारी स्ट्रक्चर की? सर ये वायसराय भी बरतानिया से आते थे सर सारे? जी। सर जो वायसराय थे सर ये भी सारे बरतानिया से ही आते थे सर, या बरसगीर के अपनी जी, होती? बरतानिया सारे गोरे हैं ना, ये सारे गोरे हैं, बरतानिया के होते थे। ठीक हो गया। और ये किसी का सारी समझ में आ गई? ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम 10 साढ़े 10 तक ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारी जो चीजें हैं ना उसमें हम कवर कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक बुनियादी ढांचा तो तैयार हो गया। अब कैसे मामला चलाना है ये भी आपको समझ में आ गए। अब सारा कुछ, अब थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जब 1857 की जंग आज़ादी हो रही होती है ना, उस वक्त मैंने आपको जैसे बताया कि उस बरसगीर में गवर्नर होते हैं, और गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होता है। तो आखिरी जो गवर्नर जनरल होते हैं उस वक्त 1857 में, उनका नाम होता है लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग उनका नाम होता है। तो जैसे 1858 का एक्ट पास होता है, तो मैंने आपको बताया कि सॉरी, कि गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हो गया और इसको रिप्लेस कर दिया किसने? वाइस राय के उस ओहदे से। तो यही जो वाइस राय का खत्म हो गया ना, तो ये जो गवर्नर जनरल है ये इसी का नाम वाइस राय हो जाता है। तो आमतौर पे ये पेपरों में सवाल आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड केनिंग था। फिर फर्स्ट वाइस राय कौन था? तो वो भी लॉर्ड केनिंग था। ठीक हो गया ना। तो ये बात, ये एक सवाल है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, लॉर्ड केनिंग। तो आप इसको याद करने के बाद कह सकते हैं कि जो शुरू वाला था वो बड़ा कनिंग था, यानी ठीक, चालाक था, लूमड़ था, जो भी कह लें। तो केनिंग था, कनिंग था, पहला था, आखिरी था, जैसे कैसा रट लें। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 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 जो था, उसमें 1858 में बता दिया कि अच्छा जी अब कैसे मामला चलेंगे। उसके बाद जी मामला शुरू हुए। और शुरू में जैसे यहाँ पे अब चूंकि जो ये जंग लड़ी गई 1857 के अंदर, तो उसमें चूंकि आपको बताया मैंने कि मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सारों ने मिलकर ये जंग लड़ी। लेकिन अब गोरे ने इक़्तिदार किससे छीना था? गोरे ने इक़्तिदार छीना था मुसलमान से। और गोरा तारीख भी जानता था कि ये इस खित्ते पे हुकूमत तो हिंदुओं ने तो की नहीं है पिछले 1000 सालों में, तो ये तो मुसलमानों ने की है। तो वो मुसलमानों से डरे हुए था। वो कहता था कि मुसलमान जो है ना ये उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसने शुरू से ही मुसलमानों को जो है ना वो अपनी पावर कॉरिडोर से साइड में रखना था, ठीक है। और उसने मुसलमानों पे यानी कि क्रशिंग वाली पॉलिसीज इख्तियार की, जिस तरह अभी आपके इलेक्शन में एक सियासी जमात के साथ हुआ है, और उसके साथ जिसको उस हिसाब से क्रश किए गए, तो इसी तरह उसने भी कोशिश की। अब जब ये होता है और उसके बाद उनका बड़ा ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर होता है, तो उसमें एक शख्सियत होते हैं जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान। वो जो है ना वो उस वक्त जो है ना वो होते हैं, जज होते हैं, यानी वो जो मुतहदा हिंदुस्तान होता है उसके अंदर जज होते हैं, ये एक सरकारी मुलाजिम होते हैं। और उनके बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं अंग्रेज की हायर अथॉरिटीज के साथ। वो उन्हें कहते हैं कि यार ये जो आप इस तरह मुसलमानों के साथ कर रहे हैं ना, तो ये मुसलमान तो ये जान सिर्फ मुसलमानों ने तो आपके खिलाफ नहीं रही, इसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, सारे लड़े थे। तो उस पे वो अपनी किताब लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं, उसका एक रसाला है उसमें मशहूर, उसका नाम है असबाब बगावत हिंद। उसमें वो बताते हैं कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो बगावत हुई है ना,
इसके क्या असबाब थे, कौन से मसाइल थे, और उसमें असल में वो क्या करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए जो नफरत होती है गोरे के दिल में, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर थे वो पॉलिसीज लेके आते थे, और वो मुसलमानों के जो बुनियादी जो कस्टम्स हैं उनके खिलाफ होती थी। रूलर्स रूलर्स और रूल के दरमियान में गैप ज्यादा था, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी, चीजों को समझ नहीं सके, ये था वो था। यानी उस पूरी अब किताब लिखते हैं, रिसाला असबाब बगावत हिंद और 1858 के अंदर ही ये लिखते हैं। ठीक है। और उसके अंदर वो बड़ा कैटेगोरिकली रिसाला बताते हैं। तो इस रिसाले का ये फायदा होता है कि थोड़ा सा जो गोरा है वो थोड़ा उसका जो है ना उसके दिल उसके अंदर नरम गोशा जरूर पैदा होता है कि यार मुसलमान हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा इतना भी इस पे जुल्म नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने जंग तो नहीं लड़ी ना सिर्फ, और बाकी भी थे। खैर वो फिर भी अपनी उस जो फिलॉसफी है वो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि गोरा दोबारा जो है ना उस पर थोड़ा तरमीम करता है, और गोरा एक और एक्ट पास करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। वो भी उसी तरह मैंने आपको बताया था कि वायसराय जमीनी हकायक देखता है, जमीनी हकायक देख के वो फिर अपना जाके अपने वजीर को कहता है, वजीर पीएम को कहता है, पीएम पार्लियामेंट से वो मंजूर कराता है, मंजूर करा के जो उसकी मलिका होती है वो साइन करती है, साइन करके वो एक बिल लेकर आती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 कहते हैं। अब इस एक्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई खास ऐसी बात नहीं की जाती। इसके अंदर वो यही इसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात की जाती है। और इसमें ये, हाँ ये बात उसमें जरूर की जाती है। कहते हैं कि जो वायसराय है ना, वायसराय, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत के अंदर वैसे ना अपनी का मर्जी का बंदा वो अपनी जो उनकी उसकी बनाई होती है ना उसने कौन सा, उसमें शामिल कर सकता है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गई बात। अब अपनी मर्जी का बंदा, तो वो ज्यादातर जो उनके सिविल सर्वेंट्स होते हैं या जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनमें से कोई रख लेता है, या अपने कोई वफादार अपने पास रख सकता है। तो इसका ये थोड़ा सा ये फायदा होता है कि जो इख्तियारात थे या जो फैसला साजी थी उसके अंदर पहली दफा किसी भारतीय को भी शामिल किया जाता है। लेकिन वो भारतीय किसकी मर्जी का, वायसराय की मर्जी का। तो इस एक्ट के अंदर ये एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा दूसरी छोटी मोटी प्रोविजन होती हैं जिनका काम ये होता है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको बेहतर बनाया जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये सब जब सारा मामला चल रहा होता है ना, तो मुसलमानों के साथ मैंने आपको बता चुका हूँ कि बड़ा जुल्म होता है, और मुसलमान डाउन एंड आउट होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, मुसलमान तालीम में बहुत पीछे होते हैं, तालीम में बहुत ज्यादा पीछे होते हैं। अब तालीम में बहुत पीछे होते हैं, उनको अंग्रेजी कोई नहीं आती। और जब गोरा यहाँ पे आता तो याद रखिएगा कि गोरा 1800, कुछ जगहों पे 32 लिखा हुआ है, कुछ पे 35 लिखा हुआ है। 1835 के अंदर वो कहता है, गोरा कहता है यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना वो क्या होगी, इंग्लिश कर देता है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब गोरा मतलब ये कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त होती है, लेकिन उसको इतना ज्यादा कंट्रोल होता है मामलात को, तो वो अच्छे तरीके से चला रही होती है जिस तरह बाद में गोरा चला रहा है। और इसमें क्या करते हैं, वो एक लैंग्वेज लेके आ जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी जुडिशरी की करस्पॉन्डेंस है या आपके जितने भी डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है वो सारी इंग्लिश में होगी। तो जब ये होता है तो मुसलमान तो अंग्रेजी इनको आती कोई नहीं होती। वैसे भी मुसलमानों को उस वक्त के जो मौलवी हैं वो ये कहते हैं कि आप ये तो काफिरों की जबान है, और ये काफिर हैं और काफिर हैं, और ये बातें कर करके मुसलमान वैसे इंग्लिश से दूर होते हैं, नफरत भी करते हैं, पता उनको होता नहीं है। इस वजह से उनको बड़ा नुकसान होता है। तो इस तमाम जो बहरूबी है ना, इससे हम सर सैयद खान बड़े आगाह होते हैं। वो कहते हैं यार मुसलमान ना, वो उसमें कहते हैं मुसलमानों को कि आपको जो है ना आप इतने कमजोर हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको मॉडर्न अलूम नहीं आते, आप सिर्फ चाहते हैं कि कुरान और हदीस पढ़ के हम जो है ना वो दुनिया को फतह कर लें या गोरे का मुकाबला कर लें। तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। आप कुरान और हदीस पढ़ें, मैं आपको रोक नहीं रहा, आप पढ़ें, लेकिन आप जब एक दुश्मन के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, उस दुश्मन की आपको जुबान नहीं आती, आप जो उसकी जो टेक्निक्स हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसको अगर आपने डिफीट करना है तो आपको वही चीजें सीखनी पड़ेगी। तो इसकी वो कोशिश करते हैं, और उस पर बड़ा उनको मौलवी खास तौर पर बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ये किधर से आ गया और ये और वो, बहुत ज्यादा उनको करते हैं। लेकिन वो कमाल शख्सियत होती है। और वो 1859 के अंदर एक जगह है भारत के अंदर, मुरादाबाद, वो उसके अंदर एक स्कूल कायम करते हैं। वो कहते हैं स्कूल के अंदर जनाब फारसी की तालीम भी होगी, अरबी की भी होगी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी होगी। फारसी अरबी इस वजह से डालते हैं, कहते हैं कि जब सारे, ये ना हो कि सारे मुसलमान इकट्ठे होकर उसको उड़ा ही ना दें मदरसे को।
कहते थोड़ी बहुत अंग्रेजी होती है, ज्यादा नहीं पढ़ाते, थोड़ी बहुत पढ़ा लेंगे। मकसद क्या होता है उनका, ऐसा ऐसा चीजें लेकर आते हैं। तो ये पेपरों में सवाल आता है एमसीक्यू, तो मैं आपको बता दिया। उसके बाद एक और स्कूल वो 1862 में लेकर आते हैं, और ये जनाब स्कूल वो गाजीपुर एक जगह है, गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर एक जगह है, वहां पे ये स्कूल कायम करते हैं, और स्कूल का नाम होता है विक्टोरिया स्कूल, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो उसी तरह, और इसमें जरा इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इंग्लिश को जरा ज्यादा इस पे काम किया जाएगा। 1859 1862। इसके बाद 1863 में वो एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। ये आपने मुताले की जो किताब है ना उसमें ये सारे पढ़ रखे होंगे, ठीक है, आपको पता भी इनका होगा। तो ये लेकिन मेरा मकसद क्या है कि वो पिक्चर में आपको समझाओ कि पिक्चर में कहाँ पे ये फिट आते हैं। तो साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या होता है, क्योंकि सर सईद रियलाइज कर लेते हैं कि जो मुसलमान है ना, ये अंग्रेजी की जो किताब है ना इनको समझ नहीं आती। तो कहते हैं कि अगर इसने अंग्रेजी के कई बहुत सारे अहम है मालूम है वो सीखना चाहते हैं और बड़ा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो इनको तर्जुमा करके दिया जाए। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसलेशन, कि इंग्लिश की जो बेहतरीन बुक होती है उनको ट्रांसलेट करके उर्दू में बताया जाए और मुसलमानों को पढ़ाया जाए। इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा, वो कहते हैं कि इसमें इनको नए नए अलूम मिलेंगे, नई नई बातें पता लगेंगी, पहली बात। और दूसरी बात, इनको ना थोड़ा सा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, थोड़ा इनके जो मुसलमानों के दिल में जो नफरत है कि गोरे हैं ये तो गंदी बातें करते हैं, ये तो बुरे हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, तो जब ये पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि यार ये जैसे भी हैं लेकिन इन्होंने ये इल्म वाले लोग हैं, आप इनसे कुछ सीखें। तो इसका बड़ा बड़ा फायदा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर जो है ना ये इनका जो सफर है, इल्मी सफर, वो जारी रहता है, और इस पे वो काम करते रहते हैं। इसके बाद वो अहम जो काम करते हैं वो 1866 में करते हैं, और उसमें 1866 में ये सारे एमसीक्यूज हैं, इनको याद करना है आपने, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक अलीगढ़ गजट शाया करते हैं, अलीगढ़ गजट। ये एक रसाला टाइप होता है जो कि वीकली होता है, हर हफ्ते में शाया होता है। इसके अंदर जो मुसलमानों के मसाइल होते हैं, या इस तरह के जो उस वक्त के माशरती मसाइल होते हैं, उस पे जनाब बात होती है 1866 में अलीगढ़ गजट के। इसके बाद इनका जो सबसे अहम काम है वो क्या करते हैं, कि ये जनाब 1868 के बाद ये जाते हैं बरतानिया की तरफ, सर सैयद मकाम, ठीक है। ये खुद बैरिस्टर होते हैं और बड़े काबिल बंदे होते हैं। वहां पे जाते हैं, उनके जो उस वक्त का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होता है, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज को देखते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो कमाल काम कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे जो है ना वो किले बना के और उड़ रहे हैं कि हमने तो बड़ा दुनिया को फतह कर लिया है, और हमने तो असल में कुछ किया भी नहीं है। तो वो फिर जाते हैं और वहाँ का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको देखते हैं, वहाँ पे रिसर्च को देखते हैं, लैब्स को देखते हैं, तो बड़ा मुतासर होते हैं। तो उसी तर्ज पे ये जनाब एक बड़ा अहम काम करते हैं। तो ये 1875 के अंदर एक स्कूल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं एमएओ के नाम से, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाते हैं, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाते हैं, और ये बनाते हैं अलीगढ़ के अंदर। और इसको वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 90% जो है ना वो उसका जो हिसाब बनाते हैं, ये उसका जो करिकुलम है, ये उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, वो इंग्लिश बेस्ड होते हैं। हाँ, इसमें अरेबिक भी होती है, फारसी भी, लेकिन बहुत कम उसका होता है। तो इसको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वहाँ पे उस पर काम हो रहा है। तो ये जो कॉलेज स्कूल होता है, ये 1877 में 1877 में इसी को बड़ी कोशिश की, चूंकि सर सैयद के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं ना इनके साथ, गोरों के साथ। तो वो फिर कहते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लेके आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ, तो ये उनसे फिर बातें मनवा भी लेते हैं। 1877 में यही अलीगढ़ का जो स्कूल है ये कॉलेज बन जाता है, कॉलेज का दर्जा। और उस वक्त जो लॉर्ड होते हैं ना उसका नाम है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। ये एमसीक्यूज हैं सारे, ठीक है, उस वक्त के लॉर्ड। और ये आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड, ये जो है ना लॉर्ड का मतलब ये होता है, ये जितने भी वॉइस रहते हैं उनके साथ आप लिखेंगे लॉर्ड। इस वजह से कहते हैं कि जो बरतानिया के जो दो हाउस है ना, एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, और अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। बट ये आपकी जरूरी नहीं है, वैसे आपको जनरली बता रहा हूँ, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके ज्यादातर जो इनके वॉइस राय होते हैं ना, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होते हैं, इस वजह से इनको लॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी वॉइस राय थे लॉर्ड, आपको बता दिए पहला पहला वॉइस राय कौन सा था, वो केनिंग था। उसके बाद जो अहम अहम वॉइस राय होंगे ना, उनका कोई अहम अहम काम है वो देखेंगे बस, बाकी जितने भी हैं बहुत सारे तो हम उसको देखेंगे नहीं। आमतौर पे ये 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लॉर्ड मुंतखब होता है, अपने वो काम करता है, फिर नया लॉर्ड आ जाता है। अच्छा, तो लॉर्ड लिटन जो है ना, मैं बता रहा था कि इसका इफ्तिताह करता है कॉलेज का
और फिर एक टाइम आता है कि चलते 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 चलाते सर सईद बेचारे का तो 1898 के अंदर इंतकाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने ये जो पौधा लगाया था, ये आखिर 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाती है। और आज भी ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये एक कमाल की यूनिवर्सिटी है, और भारत के अंदर जो है ना, इसमें बड़े अभी भी तालीम है और ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी, और अभी भी वो उसको ट्रिब्यूट पेश करते हैं सर सैयद अहमद खान को। तो आप यहाँ पे देखें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सर सैयद आज से 150-200 साल पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर आपने किसी का मुकाबला करना है तो आप क्या करें, आप तालीम हासिल करें, आप तालीम हासिल करें, आप तालीम हासिल करें। तो ये वो पौधा था जो उन्होंने लगाया था। और जो यहाँ पे जो फारग तहसील जो तालिब इल्म थे, आप पाकिस्तान मूवमेंट में हम आगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आप उसमें 80-90% जो आप तालिब इल्म उठाकर देखें, वो आपको यहीं के फारग तहसील, उसको एली कहते हैं इसके ग्रेजुएट को, तो वो आपको इन्हीं इसी इदारों के फारग तहसील तालिब इल्म मिलेंगे। कमाल की बात की, देखिए उन्होंने जो एक पौधा लगाया था खूबसूरती का, तो उसकी महक जो है ना वो हमें पाकिस्तान के सूरत में नजर आती है। तो तालीम इतनी अहम तरीन चीज है, ये उन्होंने उस वक्त रियलाइज कर लिया था, लेकिन हम आज भी इसको रियलाइज नहीं कर रहे। और आज भी हम कपड़े और जूतों को प्रेफर करते हैं, और उसी पे ही हमने सारा कुछ जाया करना होता है, हम तालीम का तो हमें शौर नहीं है। लेकिन देखें सर सईद ने कब ये बात कर दी थी, कमाल के बंदे थे। तो ये आपको बता दिया। तो उस वक्त आपको ओवरऑल में उस पर्सपेक्टिव में बता रहा था कि जब ये गोरे ने तमाम मामलात को संभाल लिया था, मुसलमानों के साथ नफरत कर रहा था, मुसलमानों को साइड पे रख रहा था, वहां पे सर सैयद ने मुसलमानों को इंग्लिश तालीम देने की कोशिश की, इनको थोड़ा सा इन्वॉल्व किया कि आप यार इंग्लिश सीखो, आप मॉडर्न तालीम सीखो। तो इसके जरिए वो दो काम कर रहा था, एक तो उनके दिल में नफरत कम हो रही थी, दूसरा वो उस गोरे को बता रहा था देखे मैं यहाँ पे अंग्रेजी लेके आ रहा हूँ, तीसरे नंबर पे वो इनको नया तालीम भी, नए उलूम है वो भी बता रहा था। तो ये यहाँ तक के जो मामलात थे ये साथ साथ चल रहे थे। अब ये वो वक्त था जब जो सर सैयद था ना, सर सैयद खान ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो है ना हम अलग मुल्क के लिए जाएंगे, वो नहीं कहना चाहता। वो यही कहता था जो है ना सर सैयद कि अ, हम अलग मुल्क के लिए नहीं जाएंगे, हम इन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन हम महजब तरीके से रहेंगे और मुसलमान महजब बन के रहेंगे, ठीक है। और वो सर सैयद के जो उस वक्त के कौल थे, वो कहता था कि ये जो मुस्लिम्स हैं और जो हिंदूज हैं, ये दोनों एक दुल्हन की दो आंखें हैं, ठीक है। ये भी किसी पेपर में पूछा हुआ है कि ये किसने कहा था दुल्हन की दो आंखें हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के खामा थे। और कहते थे कि जनाब हम इकट्ठे रहेंगे, मुल्क का तो कोई तस्वर नहीं है। ये सारा कुछ था। लेकिन एक वाकया होता है, उसके बाद सर सैयद का थोड़ा नुक्ता नजर बदल जाता है। और वो वाकया होता है 1867 में, जब से ये स्कूल वाला ये मामला चल रहे थे। 1866 में वो गजटेड बना दिया, एमए स्कूल बनाने से पहले। होता यह है कि ये भारत के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बनारस। बनारस की जो लोकल इंतजामिया है, तो वहां पे ये होता है कि उर्दू जो है ना उसके डिपार्टमेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है जबान। अब उर्दू इस्तेमाल हो रही होती है और बड़ी इजी कोरस्पॉन्डेंस होती है, हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, लेकिन इसकी लोकल हवाले से उर्दू ही वहाँ पे राइज होती है। तो वो जो उनकी इंतजामिया है वो क्या करती है, वो उर्दू की जगह उनके जो हिंदू के साथ उनकी एफिलिएशन होती है, तो उर्दू की जगह हिंदी जो है ना उसको वहाँ पे राइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हिंदी को जब राइज करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बड़ा मुसलमानों की तरफ से बड़ा एक वॉइसेस आती हैं, बड़ा आवाजें आती हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सर सैयद को ये बात चलती है, पता चलती है। तो फिर सर सैयद इसको नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार उर्दू चल रही है तो इसको चलने दो, क्योंकि जो हिंदू हैं वो इसके साथ यूज टू हैं, इसको समझ रहे हैं, तो मसला नहीं है। तो आप क्यों इसको हिंदी करते हो, जब आप हिंदी करोगे तो मुसलमानों को तो बहुत सारों को समझ नहीं आएगी, तो ये मसला होगा। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते। इसको तारीख में उर्दू हिंदी तनाज़े के नाम से याद किया जाता है। उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ठीक है। इस वाक्य को कहा जाता है, इस वाक्य को कहा जाता है, ठीक है। उर्दू हिंदी के तरीके से लिखते हैं, हिंदी है कंट्रोवर्सी, ठीक है। और कंट्रोवर्सी, और ये जनाब किस वक्त होता है, 1857 में। और ये जनाब पेपर में पूछा हुआ है कि ये कब हुई, ये सारा कुछ जब ये मामला होता है ना। अब सर सैयद कहते हैं कि यार ये चक्कर क्या है। उस वक्त सर सैयद जो है ना वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, और उसके कुछ अरसे के बाद जब एमए स्कूल बना लेते हैं ना,
वो फिर कहते हैं, और कुछ और मामलात वो देखते हैं, वो कहते हैं कि जो मुसलमान है ना, ये और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। और पहली दफा वो मुसलमानों के लिए कौम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कौम जो है ना, कौम, नेशन की तारीफ अगर आप पढ़े ना, तो नेशन के अंदर बहुत सी ट्रेड्स होने चाहिए उसका। नेशन के अंदर उसका कल्चर डिफरेंट हो, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, बहुत से ट्रेड्स हैं उसको। वो पहली दफा लफ्ज कौम का इस्तेमाल सर सईद अहमद खान करते हैं मुसलमानों के लिए। वो कहते हैं ये तो मुसलमान कौम है। तो जब वो कौम की बात कर रहे होते हैं, तो एक कंट्री के अंदर दो कौमें नहीं रह सकती, एक कंट्री में एक ही कौम रह सकती है। इसी को नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं ना। तो कौम, जब कौम का, तो फिर वो दरे पर्दा कहीं ना कहीं वो बात कर रहे होते हैं दो कौमी नजरिए की, जो फिर बाद में रिफाइन होता है, और बाद में मुसलमानों को पता चलता है कि असल में ये बात तो दो कौमी नजरिए वाली की थी। तो इसी वजह से याद रखिएगा कि दो कौमी नजरिए का जो फलसफा है, पहली दफा ये जो आइडिया है, ये देने वाले और कोई नहीं थे, ये बाबा सर सईद अहमद खान था। ये बाबा सर सईद अहमद खान था। ठीक हो गया। तो इसने ये आइडिया दिया था, और इस पे फिर मुसलमान डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, और सारा कुछ होता रहता है। ये तो बात क्लियर होगी। उसके बाद आपको मैंने एमए स्कूल का बता दिया, एमए कॉलेज बन जाता है। और फिर 1881 में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है कि जो उस वक्त के लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड रिपन। अब ये जितनी भी डेवलपमेंट्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारे सवाल आते हैं। लॉर्ड रिपन, वो उस वक्त बरसगीर में पहली दफा मर्दमशुमारी करते हैं, मर्दमशुमारी। यानी कि जरा काउंट तो करो कितने लोग हैं, फिर उस हिसाब से बजट के हवाले से उनको आसानी होती है। तो लॉर्ड रिपन जो है ना, 1881 के अंदर मर्दमशुमारी जो है ना उसमें करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर भी वो मुसलमानों की तादाद को कम शो करते हैं, उस वजह से भी एक इशू होता है। और ये भी बात सर सईद जो है ना वो नोट करते हैं, कहते हैं कि ये देखे ना जातियां कर रहे हैं। 1881 के अंदर ये डेवलपमेंट होती है। तो जरा मुझे बता दें कि यहाँ तक ये सारी पिक्चर आपको क्लियर हो गई है, फिर मैं आगे चलता हूँ। बताइए जी। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, पूछें। सर ये जो लॉर्ड रिपन के दौर में जो मर्दमशुमारी हुई है, तो ये बरसगीर की हिस्ट्री में पहली मर्दमशुमारी थी। हाँ जी, ये पहली बरसगीर की तारीख में पहली दफा हुई है बरसगीर। देखे ना, मुगलों ने तो इस चीज पे जोर ही नहीं दिया ना मर्दमशुमारी के। वो क्यों मर्दमशुमारी करते हैं? उनके कौन सा कोई कैलकुलेशन करनी थी? उन्होंने तो माल बनाने थे। हाँ जी, सर का खिताब, ये सारा जो है ना, ये सारा सारा ये टाइटल है, ये जो आज वर्ड इस्तेमाल होता है ना सारा, ये गोरा टाइटल देता था ये अपने करीबी लोगों को। तो ये सर का खिताब इनको मिला है। हाँ जी, किसने, कुछ सवाल है? इसी तरह ने कुछ पूछना है, पूछें। जी पूछें। सर ये तार वाला अस्सलाम किताब है कि लकब है? एक मिनट ना, ये इनको बताने दें, इसी तरह को बताने देना, फिर बताइए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने बताया है ना, 1867 है या 1877 है कि बनारस की लोकल इंतजामिया ने 67। उर्दू जब खत्म की, उर्दू हिंदी जो था। 1867 है। 67। हाँ जी, 67। 1867। ठीक। हाँ जी, सर और फिर किसने ये पूछा है? जो कॉलेज था ये तो फिर 1877 में। हाँ, वो बाद में बना है, वो बाद में बना है। ठीक है। जी। ठीक है सर। जी, और कोई सवाल बात कर रहा था? हाँ जी, खिताब है, खिताब है, खिताब है। ये हुकूमत वक्त ने दिया था उस वक्त की, उसने। ये खिताब लकब ये हम इंशाल्लाह उर्दू में पढ़ेंगे। ये किसने भी? सर जी जी। ये आपने बताया था एमएओ जो यूनिवर्सिटी बनी थी, पहले कॉलेज और बाद में यूनिवर्सिटी, इसके फारिगुल तहसील तलबा को क्या कहते हैं? अलीग, अलीग। अलिफ मैं लिख देता हूँ उधर। अलीग कहते हैं इसको। उर्दू में ना ऐसे इसको लिखते हैं, अलीग, यानी कि जो अलीगढ़ के हैं। जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वालों को रावियन कहते हैं, पंजाब वालों को पंजाबियन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना, इसी तरह ये हर यूनिवर्सिटी के अपना वो नाम होता है ना।
तो ये लीक थे बड़े। अब तो सारों ने ही वो बना दिए ना। अब वो सरगोदावियन, और अब मेरे ख्याल में अब थाल वाले भी कोई नाम बना देंगे और बनते रहेंगे इसी तरह। जी सीजन, हाँ जी। सरगोदा वालों को बना लें आप, सरगोदियन कह दें। हाँ जी, ये और किसी का कोई सवाल है दरमियान में? कोई हारून या किसी ने सवाल कोई पूछना था? हाँ सर, वो मैंने पूछा था, पटवारियों के टेस्ट में इतना आया था कि क्या आदम किताब है कि लकब है सर। वो सर लकब हो गया, सर वाला किताब हो गया, ठीक है सर समझा। जी जी, वो जो है ना, अ, लक़ब और वो होता है, वो इंशाल्लाह हम उर्दू में आएंगे तो पढ़ेंगे। वैसे लक़ब अवाम देती है और जो खिताब होता है वो रियासत देती है। ठीक है, ये बातें उर्दू में हम देखेंगे। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई सबको? हाँ जी, क्या कहते हैं, आगे चलते जाएं या छुट्टी तो नहीं करनी ना? हाँ जी, अजीब बात है भाई। सर पढ़े हैं, शुक्र है। और जी, चले 10 मिनट फिर पढ़ लेते हैं। छुट्टी, ठीक है जी। ज्यादा वोट जो है ना वो छुट्टी वाले के खिलाफ हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, ये मामला तो यहाँ तक आप सीख लिए, आपको पता चल गया। अब जो है ना, कुछ इसमें डेवलपमेंट होती हैं, कुछ इस तरह के ना कोई दायरे वेदारे बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम जरा ना मजीद देख लेते हैं। ये तो सर सैयद का आपने फ्लेवर देख लिया कि सर सैयद जो है ना वो तालीम का पौधा लगाया और उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और साथ में मुसलमानों के और जो गोरे के दरमियान में जो इख्तलाफात है उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामला आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ कुछ इदारे हैं वो मैं यही उसको फिर मैं नेक्स्ट उसमें खैर कभी जो कुछ मेरा है टॉपिक, उसको जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उसके अंदर उसमें शामिल करूंगा मैं भी। ज्यादा बहुत सी इसमें इवेंट्स हैं लेकिन मैं कवर नहीं कर रहा कुछ, जैसा कि दारुल उलूम देवबंद है या एमएओ स्कूल है। खैर वो चले कुछ ना कुछ नोट कर लेते हैं। अब इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो दारुल उलूम, अभी इसको छोड़ें, इसको फिर डिफरेंट डायमेंशन ले जाएंगे। तो आपको जो मैं कहानी इस तरफ लेके जा रहा था वही लेके जाता हूँ। अब ये जो सर सैयद ने बता दिया कि 1881 के अंदर वो मरदमशुमारी होती है, सारा कुछ होता है। अब हो क्या रहा, हो ये रहा है कि सर सैयद कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के और गोरे के जो मामलात हैं उसको हल करें, जो जदीद उलूम दें, ये सारा करें, सारा कुछ है। लेकिन गोरे को फिर भी डर है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि इनके दिल में कोई रिजेंटमेंट हो, इनके दिल में कोई नफरत हो यहाँ से, कोई ना ऐसा ना हो कि जो एक तरह का गदर जो हो चुका था ना, उसको डर था कि ऐसा कोई गदर टू ना आ जाए। तो उसके लिए उसने कहा कि यार इनको ना कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं मुझे पता चले कि ये किस तरह का ना सोच रहे हैं। अगर ये उनके बड़े नेगेटिव जज्बात हैं तो उसके लिए फिर उसको काउंटर किया जाए। तो इसके लिए दो लोग होते हैं, गोरे के अपने होते हैं, एक का नाम बंदे तो है 18 मिनट। जी। हाँ जी, कोई सवाल है? जी, किसी को किसने बात की है, कोई सवाल है तो पूछें। पता नहीं क्या पूछे, दरमियान में बात करेंगे तो फिर डिस्ट्रप्शन हो जाएगी ना। अच्छा, तो बता रहा था मैं आपको कि वो नेगेटिव जज्बात उनके अंदर ना हो, तो गोरे ने कहा कि यार ये पता कराओ कि ये कोई इस तरह का मामला तो ना हो। तो फिर वो क्या करता है गोरा, गोरा दो लोगों को ना एक टास्क देता है कि यार आप एक एक जमात बना लें, उस जमात के अंदर आप इंडियंस को शामिल करें। ठीक है, इंडियंस को शामिल करें और उसके जरिए ये पता कराएं कि ये जो है ना कोई गदर टू की तैयारी तो नहीं कर रहे। तो उसके लिए वो टास्क देता है दो लोगों को। एक का नाम होता है लॉर्ड डेफरन, और एक का नाम होता है ए ओ ह्यूम। ठीक है, जो ए ह्यूम है ना, ये सिविल सर्वेंट रिटायर्ड होता है।
सिविल सर्वेंट का मतलब है कि ये बरतानिया के अंदर ये पहले इसमें काम करता रहता है, मतलब कि जो CSS होता है ना उस वक्त का, उसको इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, तो उसका अफसर होता है साहब का, बस आप इतने याद रखना है। ये AO हम, इसका पूरा नाम है क्या नाम है इसका, इसका पूरा ऑक्टियन, हाँ एलन ऑक्टियन इसका पूरा नाम, एलन ऑक्टियन। ये भी किसी पेपर में आया हुआ था। एलन ऑक्टियन और लॉर्ड डेसन को टास्क देता है गोरा कि यार इस तरह करें, कोई इनकी आवाज का पता लगाएं कि ये गदर 2 की तैयारी तो नहीं कर रहे, आप इनको कोई जमात बना के दें। तो ये दोनों मिल के एक सियासी जमात की बुनियाद रखते हैं 1885 के अंदर, और उसका नाम रखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये दो मिल के बनाते हैं। और इसका मैंने आपको बता दिया किस मकसद के लिए, कि इसमें ये जो सब सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इसको जमात का मेंबर बनाएंगे, और उनकी आवाज़ को सुनेंगे और चेक करेंगे कि गदर 2 की तैयारी तो नहीं हो रही है, ये कैसे जज्बात हैं इनके गोरे के बारे में आम लोगों के। तो ये उस मकसद के लिए कांग्रेस की जो जमात है उसकी बुनियाद रखी जाती है। ये साथ साथ में गोरा अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है। इसी तरह सर सैयद जो है ना, वो तालीमी जो सफर है उस पे गामजन है, उस पे काम कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, 1886 के अंदर एक मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है ना बुनियाद रखते हैं। मोहम्मडन, इसको मैं उर्दू में लिख देता हूँ, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये क्या होती है, ये कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि ये एक छोटी सी कमेटी बनाते हैं लोगों की। इसका काम ये होता है कि इसके इजलास होते रहेंगे वक्तन फक्तन। उसका काम ये होगा कि उन्होंने जो मुसलमानों के लिए जो तालीम का पौधा लगाया था, कि उसकी कितनी नशो नुमा हुई है, और कितना तालीम में मुसलमान आगे गए हैं, और मुसलमान कहाँ पे जो है ना, मुसलमानों का तालीम के मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं। तो इस जो उनकी जो एजुकेशनल सर्विसेज थी, उसको मॉनिटर करने के लिए जो इदारा उन्होंने बनाया था ना, वो यही था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1886 में बनाया। ठीक है, इसके फिर इजलास होते रहे, होते रहे, होते रहे। बाद में इसकी फिर बड़ी कंट्रीब्यूशन हैं, वो हमारे सामने बाद में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे कांग्रेस भी बन गई है। यहाँ पे ये जो सर सैयद की जो इल्म दोस्ती है वो भी चल रही है, मामलात इस तरह चेंज हो रहे हैं, हो रहे हैं। अब फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि कांग्रेस अपनी जो तजावीज़ हैं, ये जो लॉर्ड एफरेन और ह्यूम है, ये तजावीज़ भेजती है ऊपर, और गोरे को बताती है कि यार आप मामला तो सही चला रहे हैं, लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि जो वायसराय की काउंसिल है ना, उसके सारे लोग तो वायसराय ने खुद मुंतखब किए हैं और हैं तो बरसगीर के, लेकिन वो उसकी मर्जी के हैं। तो लोग ये कहते हैं कि ये उसके पालतू हैं, लोग कहते हैं कि ये उसके पिट्ठू हैं, लोग कहते हैं कि उसकी अपने वो कठपुतलियां हैं। तो लोग इस हवाले पर लोगों में तशवीश पाई जाती है। तो आप ये करें, मेहरबानी करें कि आप इन लोगों का कोई इंतखाब का मैकेनिज्म बनाएं, कि यहाँ पे लोग, आम लोग जो है ना, वो चंद लोगों को खुद मुंतखब करें, और वो जो मुंतखब करदा मेंबर है ना, वो इसमें जाए, वो करेंगे इनकी नुमाइंदगी। ठीक है ना, पपेट ना हो, इनके अपने लोगों के नुमाइंदा लोग। तो वो ये उसको तजावीज देती है, और गोरा उस पर सोचता है, काम करता है। और उस पर सोच के गोरा क्या करता है कि 1892 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही बात, 1892 का एक एक्ट लेकर आ जाता है। ठीक है, और उस एक्ट के अंदर कैसे एड्रेस करता है, उस पर कौन से मामलात को डील करता है, कौन सा स्किप करता है, इस सब के लिए कल की किस्त का इंतजार कीजिए। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई है। कल मतलब कि मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी। थोड़ा आपको सस्पेंस भी डाले ना, थोड़ा सा सस्पेंस में रखें। सर, हाँ जी। ये जो गोरे ने दो लोगों को टास्क दिया था कि वो जाएं और पता करें कि वहां भी दूसरी कतर की तैयारी तो नहीं हो रही, लॉर्ड डेफरिन और एओ ह्यूम, तो इन्होंने जो मिलकर पार्टी बनाई थी ये कांग्रेस की, तो इस कांग्रेस की इन मतलब इन दो बंदों की जो पार्टी थी, इन्होंने मतलब इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी कि वो जाके गोरे को जाके बताएं कि भाई यहाँ पे तो मसला है, तो लोगों का इंतखाब होना चाहिए ताकि वो कौंसल में ऐड हों। कौंसल में मतलब कौंसल के नुमा जो लोग हैं उनकी भर्ती के लिए इलेक्शन की बात की थी। हाँ जी, इलेक्शन की वजह और देखे ना, वायसराय की काउंसिल तो थी, लेकिन वो काउंसिल के जो मेंबर थे वो तो वायसराय ने अपनी मर्जी उठा लिए थे ना, कि चले जी आपको उठा ले, चले जी आप, तो वो उसके अपने लोग थे ना एक तरीके से। वो लोगों के मुंतखब करदा तो नहीं थे, वो पिट्ठू थे ना एक तरह के।
जब जब इसी तरह के लोग मुंतखब होते हैं ना, तो वो आपके नुमाइंदा नहीं होते। अब ये क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जब आम लोग उन चंद लोगों को मुंतखब करेंगे और वो कौंसिल में बैठेंगे ना उसके साथ, तो वो वायसराय को सही मामला बताएंगे। तो इलेक्शन की कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पहला बीज साबित हुआ जमहूरियत का, जो यहाँ पे बोया गया। आप उस तरफ इशारा कर रही हैं, मुझे पता चल गया है। समझ आई बात की आपको सैर? मतलब ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहला एक इलेक्शन की बुनियाद उन्होंने रखी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। तो ये गोरा तो आप रिफॉर्म्स देखें, लेके आया, अच्छे काम कर रहा है, हम ऐसे उसको देखें गालियां ना, देते हैं। बस गालियां तो वो उस वक्त भी देते थे मौलवी सारे सर सैयद को, और आज सर सैयद को जनाब उनकी जो काम है। गालियां तब आप देते हैं ना जब आप किसी को, हम क्या करते हैं, हम किसी को जहाँ उसकी उसको असेस करने से पहले, उसके बारे में पता करने से पहले गालियां शुरू कर देते हैं। हमारी ये आदत है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा छोटी सी बात देखिएगा, सब सुने। ठीक है, सब इस बात को गौर से सुने। अब जरा ये देखें कि यहाँ पे उसने रियलाइज कर लिया, लॉर्ड डेफरेंट ने और ह्यूम ने, कि ये जो मुंतखब करदा लोग हैं ना, जो कि गोरे ने किए हैं, ये नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जब नुमाइंदगी नहीं कर रहे तो मामलात खराब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को आगे आना चाहिए जो कि वाकई नुमाइंदे हों और वो उनको लोग इंतखाब करें। अब ये बात आप देख रहे हैं कब की ये बात है, और आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर 2024 के अंदर। और हमारे ऊपर क्या होता है, जब हम जिनको मुंतखब करते हैं उनको नहीं आने दिया जाता, उनको मुसल्लत किया जाता है। अब जब मुसल्लत किया जाता है तो फिर बताएं लोगों के मसाइल हल होते हैं? कभी नहीं होते। तो आप देख लें कि इतना अरसा पहले उन्होंने ये चीज को फाइंड आउट कर लिया था और हमें वो चीज बता दी थी। लेकिन मैंने और आपने क्या तारीख पढ़ी है? हम तो, जो तारीख पढ़ता है उसको तो हम कहते हैं कि ये शूदर है, ये तो गिरा हुआ बच्चा है जो आर्ट्स पढ़ता है, ये तो नाअहल है। और हम तो नाराज हो जाते हैं अगर हम किसी, मैं बीइंग ए टीचर ऑफ पाक स्टडीज, किसी वालिद को कहूँ कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा कि ये आर्ट्स में आ जाए, तो वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आर्ट्स पढ़ेगा ये, ओए ओए ओए, उनको रात को नींद नहीं आती। तो ये यही मसाइल है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के, ये जो सियासत के हैं, मुताले पाकिस्तान के हैं आर्ट्स के, उसके नहीं कह रहा कि आर्ट्स के ज़्यादा सुपीरियर हैं, साइंस के भी सुपीरियर हैं, आर्ट्स के भी। तो सारे पढ़ने चाहिए। अगर मैंने और आपने ये सब्जेक्ट ये पढ़ा होता ना, तो हमें पता होता कि 1892 में क्या हुआ था, आज से कितना अरसा पहले। तो हम ये दोहराते। मैं और आप क्या कर रहे हैं आज 2024 में, जो कुछ हुआ है मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। देखना, फिर आप मुझे कहीं ना कहीं मेरे जो है जख्म पे जाके मिर्च डाल आते हैं, नमक भी नहीं मिर्च भी डाल देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये सर सैयद खान ने जो इंग्लिश मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी मुसलमानों के लिए, जी और जी। आपने कहा कि इससे उनको वो खुशामद करते थे अंग्रेज़ों को कि देखो हम यहाँ पे इंग्लिश लेके आ रहे हैं। तो सर इनमें अंग्रेज़ों का क्या फ़ायदा होता था? मतलब उनके लिए तो अच्छा यही था ना कि ये मुसलमान जो हैं ये इंग्लिश ना समझें, और अब हम इन पे ऑक्यूपाई तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बस रूल करते रहें, इनका फ़ायदा उठाते रहें। देखें उनका क्या फायदा था, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये होता है इम्पैक्ट। जब एक रूलर आता है ना, और वो आप उसकी जबान सीखने लग जाएं, आप उसके कल्चर को अडॉप्ट करने लग जाते हैं, तो आप कभी भी ना, आप कहीं ना कहीं उसको कॉपी करने लग जाते हैं। और जब आप उसको कॉपी करते हैं ना, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर बहुत से काम आपसे करवा लेता है। ये बड़ी बड़ी पिक्चर की ये बात है। और आज ये, क्योंकि जब आप उसको कॉपी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो गोरा था, उसका जो जरिया, जो उसका कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट है। और वो चाहेगा कि दुनिया में हर जगह कैपिटलिज्म हो, क्योंकि कैपिटलिज्म पे उसकी कंट्रोल है। तो ये जी। इसी वजह से आप देख लें यूके को देख लें, यूएसए को देख लें, ये पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और लोगों को अच्छी खासी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, एड देते हैं। किस मकसद के लिए? एक अपना सॉफ्ट इमेज के लिए। दूसरा वो चाहते हैं कि हमारे हम ख्याल लोग
पूरी दुनिया में पैदा हूँ। ठीक है। आई समझ? तो वो जी उस सर, थैंक यू। ये एक फैक्टर था। तो मतलब वो बड़ी पिक्चर देख रहे सर थे, मैं वो चाह बड़ी रहे थे पिक्चर की कि, बात हो रही है। जी सर, वो चाह रहे थे कि अगर इनको हमारी जुबान की बेइज्जती हो जाएगी तो हम अपने मकसद जो हमने हमें काम करवाने हैं वो कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। ठीक। सर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर, जी जी करूँ? बिल्कुल। अब देखिए, जब हमारा मुल्क बना है सर 47 में, 47 में जब हमारा मुल्क बना है, 47 में आप देख लें कि हमने दो ब्लॉक्स में से एक को ज्वाइन करना था, और दोनों की ऑफर्स हमारे पास थी। ठीक है। और हमने कैपिटलिस्ट को ज्वाइन किया, तो वो क्यों हमारे पीछे लगे हुए थे? और लियाकत अली खान साहब वहां गए थे और बड़ी तकरीरें की थी और बड़ा मामले हुए थे। उसके पीछे बहुत बड़ी पिक्चर है। जी, और किसने कुछ बताना है? ये कुछ बताना चाह रही है दरम्यान में। जी सर, मैं ये बताना चाह रही थी कि जब 1600 जो थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो इनका क्वेश्चन था उसी से रेलिवेंट है। तो उन लोगों ने ना स्कूल वहां पे बनाया, और वो जबरदस्ती लोगों को कहते थे कि वो ईसाई बने। वो जबरदस्ती ईसाइयत यानी कि रिलीजन चेंज करना चाहते थे। उस उनका तो बेसिक मकसद ही ये था कि हम इनके ब्रेन वॉश करें, और ब्रेन वॉश करने के बाद यहाँ पे अपना जो रिलीजन है उसको वो इन्फोर्स करना चाहते थे, अपना जो कल्चर है उसको इन्फोर्स करना चाहते थे, और वो इंग्लिश भी जबरदस्ती सिखाते थे। अब चूंकि जो हिंदू हैं वो तो पहले भी गुलाम थे, उन्होंने इस चीज को बआसानी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुसलमान जो लोग थे वो हुक्मरान रह चुके थे, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जो हिंदू थे उन्होंने स्कूल्स में जाके उनकी इंग्लिश भी सीखी, और वो उनके जो ये कांग्रेस थी उसमें भी उनको ज्यादा सीटें इसको हिंदुओं को मिली थी, और उनके साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे होते चले गए थे, क्योंकि वो हिंदू तो ये थे कि पहले वो मुसलमानों की गुलामी कर रहे थे, अब वो अंग्रेजों की करेंगे, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा। जबकि मुसलमान अपने रिलीजन पे जो है ना वो स्टिक हो गए थे कि नहीं, हमने अपने रिलीजन को नहीं छोड़ना। जैसे आपने ये बात बताई कि वो जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो जो है, वो कहते थे ये गुनाह है, ये नहीं सीखनी। तो वो इसीलिए वो तो खुश थे इस बात पे कि सर सैयद अहमद खान जो है मुसलमानों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। वो तो ये चाहते थे कि ये लोग इंग्लिश सीखें, जबकि मुसलमानों ने पहले इसको रिफ्यूज किया, और अब एक ही मुसलमानों का ही नुमाइंदा उसको वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपने लोगों को ये चीज सिखाना चाहता हूँ। उनको तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होनी चाहिए थी इस बात पे, वो तो खुश हो रहे थे। जी, आपने वैलिड पॉइंट बताया। यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि ये जो आपने बताया ना कि वो रिलीजन को प्रमोट करने के हवाले से, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। ये उस वक्त था, ये जब उन्होंने एक टर्म यूज होती क्रिश्चियन मिशनरी, कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रपोट, जिस तरह हमारे होते हैं ना, तो वो तबलीग करने के हवाले से थे। और ये शुरू में थे 1600, 1650, 1700 तक। फिर जब ये बात हो रही ना 1870 की, उस वक्त ऐसी कोई टेंडेंसीज उसके अंदर एविडेंट नहीं थी। उसकी वजह है कि उस वक्त तो खुद वो, आप खुद बतानी एक तारीख में देखें तो खुद वो, उनकी रियासत जो है ना वो सेकुलरिज्म की तरफ जा रही थी, वो खुद उस चीज से निकल रहे थे। तो ये शुरू शुरू में टेंडेंसी थी, बाद में ऐसी टेंडेंसीज नहीं थी जब खास तौर पे ये माउंटेन स्कूल बना है। आप ये देख लें, आप उसको पढ़ें लिटरेचर को, कि अगर इस तरह का कुछ होता तो एमएओ स्कूल है, एमएओ कॉलेज है, वहाँ पे इनको इन्फोर्स किया जाता कि आप जो है ना क्रिश्चियंस के हवाले से, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया गया। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो शुरू नहीं में सर, था, के बाद में नहीं है। जी जी जी, वो शुरू शुरू में थी। जैसे जी हमने जी जी अपनी बिल्कुल। एसएसटी पढ़ी है ना 9 10 की, उसमें 1600 में मैंने इसीलिए बात की, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसका मेन यही था, मिशनरी बल्कि स्पेशल वहां से ईसाई आए थे यहाँ के जी बच्चों जी को जी तालीम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा उनका ऑब्जेक्टिव था। और ये उस वक्त की बात है जब यूरोप की वो सारा पीछे, यूरोपियन हिस्ट्री का वो बैकग्राउंड भी है। 1700-1800 में तो वो सेकुलरिस्ट वाइसेस वहीं पे चल रही थी और सारा कुछ चल रहा था, ये उस वक्त बिल्कुल था, ऐसे ही था। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज पॉइंट आउट किया, मैं साथ में वो बताना भी था आपको, मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी हम 5 सीरीज पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ जो है ना आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने जो सोर्सेज कंसल्ट करने हैं, जो रंग भरने के हवाले से आपको हेल्पफुल होंगे। 9th क्लास, 10th क्लास, और गालबन 12वीं क्लास में पाक स्टडी है, 11वीं में नहीं है। 9th 10th और 12वीं क्लास की जो पाक स्टडीज की बुक है ना, वो आपने अच्छी तरह पढ़नी है। 9th 10th और 12वीं क्लास, अगर इसका पीडीएफ मिल जाता है तो वो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। वैसे आपने बेहतर ये है कि हार्ड बुक ले लें और उसको पढ़िएगा। ये जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं, जब आप उस बुक्स को पढ़ेंगे तो ये चीज़ों की बड़ी एक बेहतरीन पिक्चर आपके सामने आती है। जी जी, बुक्स ले लें, बुक्स ले लें। ठीक है ना। एक सूट नहीं लीजिएगा और एक उसकी किताबें ले लीजिएगा, खवातीन के लिए अर्ज है।
सर वैसे आपको क्या लगता है कि वो ब्रिटिश राज वो इस खित्ते के लिए फायदेमंद था या नुकसानदेह था? पाकिस्तान के लिए? पूरे खित्ते के लिए, मतलब बरसगीर के लिए ब्रिटिश राज जी, ये इसके बारे में ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं कहा जा सकता कि फायदेमंद था या नुकसानदेह था। ओवरऑल स्पेक्ट्रम में देखें तो इसका नुकसान भी हुआ हमें, जहाँ पे देखें कि ये बड़ी गोल्डन स्पैरो उसको गोरा कहता था, यहाँ पे यहाँ से बहुत रॉ मटेरियल यहाँ से वो लेकर गया, तो इसका मतलब इस्तेसाल भी हुआ, लेकिन फायदा भी बहुत हुआ। कलेक्टिवली अगर आप इसको कंपेयर करें मुगल एरा के साथ, तो मेरे ख्याल में अगर मैं अगर फेयर ऑन फेयर ग्राउंड देखूं, तो डेमोक्रेसी के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, शायद मैं तो उसको पसंद करूंगा। खैर इसकी राय मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ है, और उनके फिर फैक्ट्स डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन सर देखा जाए तो ऑक्यूपेशन तो ये तो है ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी, मतलब जहाँ पे ऑक्यूपेशन हो वहाँ पे डेमोक्रेसी तो आ ही नहीं सकती ट्रू मीनिंग में देखा जाए तो। जी जैसे अब जी। फलस्तीन में हो रहा है, वो कर रहे हैं इसराइल वाले, और उनकी बैकिंग देखें अभी भी सबसे ज्यादा मतलब यूएस और यूके की है। देखे ना, अगर यहाँ पे गोरा ना आता ना, तो यहाँ पे जमहूरियत ना आती, सिंपल सी बात है। और आज भी हम वही होता जो जो हम बादशाहत होती और सारा कुछ होता। तो जमहूरियत ही वो इतनी खूबसूरत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि ये वॉइसलेस को वॉइस देती है। इसमें मैं और आप भी मुंतखब करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, जी बहुत सी सर। बातें हैं। और जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पे बरसगीर के अंदर, आप देख रहे हैं जो बहुत सारा, आप हमारी इरिगेशन सिस्टम को देख लें, ये सारा गोरे का बनाया हुआ है। आप हमारी पोस्टल सर्विसेज को देख लें, आप हमारी रेलवे को देख लें, आप हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म चल रहा है, जो जितना भी लीगल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस हैं, सारा ये गोरे ने दिया है। ठीक है, तो इसके ये प्लसेस हैं, नेगेटिव भी हैं डेफिनेटली। यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर गया, यहाँ पे कल्चर पे उसका एक इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को वहां जाकर प्रमोट किया, यहाँ पे नेगेटिव्स भी हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कह सकते। जी ठीक, थैंक फिर अफगानिस्तान जैसी हुकूमत होती है शाह साहब, और अफगानिस्तान की हुकूमत को कुछ लोग बड़े आइडियलाइज करते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे वो यहाँ पे कायम हो जाए, फिर पता चलेगा कि क्या कैसी हुकूमत होती है यू। वो। जी सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? बस इसमें ना आप फैक्चुअल रहें, ज्यादा इन लंबी लंबी चक्करों के में ना पड़े, फैक्चुअल रहें भी आप। और ये फिर चीजें साथ साथ में क्लियर होती जाएंगी, तो फिर आप उसमें रंग भरते जाइएगा। हाँ जी, कोई कहानी बनी है अभी तक, ये जो हम 1857 से लेकर 1892 तक पहुंचे हैं, कोई जहन में कोई खाका बना है? बताइए जरा। सब बताएं। हाँ जी, देखें बस ये कोशिश है। माइंड ब्लोइंग स्केच। तो ये अदना सी एक एफर्ट है आपके साथ की जा रही है, आप इसमें से सीखें। हाँ जी। पाक स्टडी की समझ ही आ जाइए। असल में बहुत सी बातें हैं ना, पाक स्टडीज को हमने उस तरह इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा भी नहीं है, और पढ़ाया भी नहीं गया शायद। बहुत सी बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा मकसद तो ये है कि चीज़ें सिंपल तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से आपको बताई जाएं। बल्कि जो कहते हैं ना, मेरे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, आप भी कहेंगे सर अपनी तारीफ लेके बैठ जाते हैं, आज भी कह रहे थे कि सर आपके अंदर एक सलाहियत है। मैंने कहा जी बताएं, सेकंड ईयर के बच्चे, कि आप घोल के दिमाग के अंदर डालने की सलाहियत रखते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी आपने सी बात कह दी है, मुझे तो खुश कर दिया। सेकंड ईयर के बच्चे। सर हाँ जी। सर ये मैं थोड़ा सा इस बच्चे की बात में ऐड करना चाहूंगी कि जी हम जी, लोग जल्दी ऐड ये कीजिएगा, ये मेरे लैपटॉप की बैटरी बड़ी कम है, तो ये कहीं बंद ना हो जाए। जी। अच्छा, ये जो मैंने कहा हम लोग पाक स्टडी है, ये जब से होश संभाला है ना हमने, हम पढ़ते ही रहे हैं।
मतलब पहले पढ़ी हमारी एसएसटी होती थी, उसके बाद मैट्रिक से हमारी ये स्टार्ट हो गई पाक स्टडी, मुताला पाकिस्तान, सिविक्स पढ़ी हमने। हमने ये सारी चीजें बीए तक पढ़ी हैं। तो हम लोग इसको रट्टे मारते थे और ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं और हमें पढ़ाई गई हैं प्रॉपर, हमने पेपर भी दिए हैं। मेरे एफए में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे कंप्लीट। और मुझे ये नहीं पता अभी तक कि उसमें हमने पढ़ा क्या था। मतलब रट्टे मार के नंबर आ गए थे हमारे, क्योंकि इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी इशू है। और ऊपर से जो हमारे मतलब प्रोफेसर्स होते हैं, मतलब माशाल्लाह से आप भी हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं स्पेशली फीमेल जो टीचर्स होती हैं, तो पता नहीं उनको क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ें, याद करें। तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं कि हमें वो चीजें पढ़ी हुई हैं। आप बताते हैं ना उर्दू हिंदी तनाज़ा, हाँ हाँ हाँ, पढ़ा था पढ़ा था पढ़ा था। अच्छा वो था क्या, कोई पता नहीं है। क्यों हुआ था, किसके दौर में हुआ था, किस एरा में हुआ था, बेसिक पर्पस क्या था, कुछ नहीं पता। याद करके पेपर दे के नंबर लेके बैठे हैं, लेकिन नहीं पता। तो इसमें हमारे असातिज़ा कराम का भी बहुत बड़ा हाथ है। और कुछ हमारा एजुकेशन सिस्टम और कुछ हम हमारे उस टाइम शायद कॉन्सेप्ट्स और इतना मेंटल लेवल भी नहीं था। तो अब फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि आंखें खोल के हम पाकिस्तान का मुताला वाकई कर रहे हैं। पहले तो हमने मुकाला मला है ना, अब हम मुताला कर रहे हैं। सर का लैपटॉप लगता है ऑफ हो गया। चलो।